गुजारी के लिए यहाँ भेजा गया। मैं अपने कामों में लग जाती, वो मेरा पीछा करता। नो शेरी, नो, मेरे पीछे मत आओ, सिट, वहीं बैठे रहो। वो शफाफ नजरों से मेरी तरफ तकता। अजीब मकमसे में फंस गई थी। क्या जब ये नूर को देखेगा तो उसे भी ऐसे ही चाहेगा? ये उन्सियत का चक्कर भी क्या चीज है भला? चंद दिनों के लिए मुझे किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। फिर दोस्तों की जिद पर चंद दिन और रुक गई। घर में मेरा था ही क्या, लेकिन आखिरकार मुझे इस कैद खाने में वापस आना तो था। ये ही मेरी वाहिद पनाहगाह था। रात को जब मैं लेटी हूं और ख्यालों की सोच से हटने के लिए मैंने करवट ली, तो शरीर आंखें बंद किए मेरे पास लेटा हुआ था। मैं हौले हौले उसके सुनहरे बालों पर हाथ फेरती है। कमानियत, सुकून के शदीद एहसास के साथ वो मेरे और करीब आ गया और उसने अपना सर मेरे सीने से लगा दिया। मुझे वो लड़का याद आया जो पहली सफर के दौरान जहाज पर मुझे मिला था। आगाज़ शबाब में कदम रखता हुआ लड़का शर्माया हुआ सा वो हवाखोरी के दौरान मुझसे बातें किया करता था। बच्चों की बेहद बातें मुझे बेहद पसंद है। मुझे खूबसूरत कपड़े पहने देखकर कल नीले रंग की साड़ी पहनिएगा। उसकी ये बेज़ुबान सी खुशियां मुझे खुश कर देती। एक दिन उसने फरमाइश की कि मैं उसके साथ नाचूं। कदम से कदम मिलाए हम बाहों के सहारे झूलते और फिर जब निस्बतन एक तारीख गोशे पे पहुंचे तो उसने अपने कमजोर बाजों के हल्के में मुझे ले लिया और मुझसे यूं ही लगा रहा। अजीब कैफियत थी। समुंदर की तरह उसकी मासूम चाहत ने मुझे अपने घेरे में ले लिया। फिर उसने अपना सर मेरे सीने से लगा लिया। सीप में बंद मोती की तरह वक्त की मौजें हम पर से बहती रही। और अब शेरी मेरे सीने से लगा।
कभी नहीं लौटा। उस साल गर्मियों की तालीमात में महर अपने शौहर और बेटी के साथ अम्मा से मिलने आई। शेरी को देखकर वो बहुत हैरान हो गई। गुड बॉय। इस एक साल में कितना बदल गया है। इसके डर की वजह से घर के मेहमानों का आना जाना बंद हो गया। हर ऊपर भूखता है। आखिर सीजर भी तो इसी घर में रहता था, और तब खान साहब जिंदा थे ना, किसी ने उसे सर पे नहीं चढ़ाया था। जब तुम घर पर नहीं होती हो और मैं से खाना बिल्कुल नहीं खाता, पर वो लाता है और बरामदे में जाकर बैठ जाता है, और जैसे ही तुम घर में आती हो ये दिखाई नहीं देता, चाहे घर में बिल्लियां दौड़े या हमारा कुत्ते गुजरे। देखो महर, ये अब अजीब जंगली हो गया है। अब के तुम इसे अपने साथ ले जाना। असल मालिकों के आने पर शेरी ने कोई खुशी का इजहार नहीं किया। दो हिलाकर उनके घेरते ही ना, नूर से भी बस वाजिबी सारे मोहब्बत की। वो खींचकर बाहर ले जाती तो चला जाता, फिर फौरन भागकर मेरे पलंग के नीचे आके छुप जाता। कहती मम्मा, शेरी बहुत बदल गया है, बिल्कुल जंगली हो गया है। तो सदी रखो बच्चे, अब हम इसे साथ ले जाएंगे ना, इसकी पुरानी खुशमिजाजी लौट आएगी। ये हमारा पहले जैसा प्यारा शेरी बन जाएगा। मैं चुप रही। उनकी बातों पर दिल ही दिल में हंसती और कुड़ती। क्या मैंने महर को मना नहीं किया था कि शेरी को यहाँ ना भेजे? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? ये मोहब्बत का अनदेखा रिश्ता जो मेरे और शेरी के दरमियान कायम हुआ है, इसमें हालात का दखल है, ना मेरा ना शेरी की मर्जी का। जैसे वक्त के समंदर पे बहते दो तिनके किसी धुंध हवा के जोर से आपस में पैवस्त हो जाए। मोहब्बतें जो मुझसे की गई उनमें मेरी मर्जी तो शामिल न थी। फिर ऐसा किसी ने कब चाहा था मुझे कि मैं उसके दामन से लिपट जाऊं। मुझे उस रात की अपनी दर्द की सूरत अक्सर याद आती है। वो कौन थी जिसके आंसुओं में उसका दिल बह गया था, टुकड़े टुकड़े होकर। एहसास से जिल्लत से ठुकराए जाने के दर्द से मैं आपकी बेताब हो जाती। मुझसे उनसियत बढ़ने की वजह से मैं और शेरी गोया जात बरादरी से बाहर निकाल दिए गए। आखिर ये मेरी पनाह में कब तक रहेगा? इसे अपने असली मालिकों के साथ वापस जाना था। जैसे जैसे महर की रवानगी के दिन करीब आते हैं, मेरा ये इरादा कि शेरी को मैं नहीं लौटाऊंगी पुख्ता हो गया। मैंने अपने और शेरी के लिए ट्रेन की सीट बुक करवाई, सामान एक दोस्त की मार्फत स्टेशन पहुंचाया। उस दिन शाम को जब मैं मामूल के तहत शेरी को टहलाने निकली तो हम दोनों मुखालिफ समत से अपने सफर पे रवाना हुए। जब घर में पता चला तो क्या हुआ? ये एक अलग काम था। उनके हाव का नतीजा ये हुआ कि महर ने हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत अदालत में मेरे खिलाफ एक मुकदमा
जो उसके वापस चले जाने के बाद अदम पैरवी की वजह से बिल आखिर खारिज हो गया। मैं और शहरी परी से लौट आए। अम्मा कुछ दिनों तक सख्त खपा रही, फिर बर्फ पहनी। शदीद तन्हाई ने उन्हें हरासा कर दिया। अच्छा बात शहरी महर के साथ नहीं की, थोड़ी रौनक रहती है घर में इसकी वजह से। मैं अम्मा से क्या कहती कि अम्मा, इस ढूंढार बेकार जिंदगी में इस खाली घर में कोई तो है जो मोहब्बत से मेरी राह देखता है, मेरे पैरों पर लौटता है, मेरे सीने पर सर रखकर मुझे सुकून देता है, मत कर मेरी बाहों में आने की कोशिश करता है, मुझ पे अपना पूरा हक समझता है। क्या टूट कर कभी ऐसा किसी ने चाहा है मुझे? मिलने वाले कहते हैं जैसा तुम शैली को चाहती हो ऐसा तो माएं भी अपने बच्चों को नहीं चाहती। मैं उनकी आवाज में छुपे तंज को समझती हूँ। अगर यही मोहब्बत तो मेरी जिंदगी है, ये मेरा महबूब, मेरा हमदम, मेरा साथी है। जब सब तरफ सन्नाटा होता है तो मैं इसको अपने दिल के राज बताती हूँ, उसे अपनी खोई खोई चाहतों के तस्करे सुनाती हूँ। मोहब्बतें जो मुझ तक ना पहुंच पाई और छिन गई, लगाव जो मेरा मुकद्दर ना बन सके, वो सारे गुजरे नौहे जो जाने वालों के लिए मेरे दिल में बंधते हैं, मैंने शहरी को सुनाया। इसके सीने में मेरे राज है, ये मेरा मुकम्मल साथी है, चुपचाप मुझे काम में मुनहमिक देखकर तारोज ना करने वाला। नफ्स की तरह मेरे दिल के साथ धड़कता है। इंसानों की मोहब्बतों में ऐसी गर्मजोशी और खुद सुपुर्दगी कहाँ होती है? शहरी तो मेरे लिए जान से गुजर सकता है। महर के साथ मुकदमे के सिलसिले में मेरी मुलाकात एक मैजिस्ट्रेट से हुई। उसने मेरे कामों में बहुत दिलचस्पी ली। फिर हमारी मुलाकातें बढ़ती गई। मैं अक्सर उधर से गुजरते हुए या दफ्तर से वापसी पर उसके पास चली जाती। आइए तशरीफ रखिए। कॉफी का प्याला पीकर इधर उधर की काफी, शहरी की बातें, उसके तस्करे, उसकी चालाकी, उसकी जहानत, घर में उसकी रौनक, जिंदगी में उसका मुकाम। वो मेरी बातें सुनता और बहुत दिलचस्पी से सुनता, लेकिन उसने ये कभी नहीं कहा कि वो शहरी को देखना चाहता है। अजीब आदमी था। अब मैं उलझने लगी थी, भला वो शहरी को क्यों नहीं देखना चाहता। हमारी दोस्ती बढ़ती भी गई और उसमें दरार भी पड़ती गई। मेरा जी चाहता था कि वो मुझसे शहरी की बातें पूछे। फिर मैंने महसूस किया कि जब भी मैं शहरी की बात करती हूँ वो तवज्जो से नहीं सुनता, इधर उधर की दूसरी कहानियां सुनाने लगता है। अपनी तन्हाई और अरमानों के किस्से
अपनी गैरुल बीमार मरीज बीवी की बीमारी के कर्ज के फसाने, अपनी खाली खुली बेकार जिंदगी का तस्करा जिसमें पारसाई और बेरंगी के सिवा और कुछ नहीं था। पता नहीं वो मुझसे क्या कहना चाहता था। मैं उसकी क्या मदद कर सकती नहीं पड़ा। क्या हल्की फुल्की दोस्ती का दायरा किसी और तरफ पलटना चाहता था। आप शहरी से एक जानवर से इतनी शदीद बेपनाह मोहब्बत क्यों करने लगी, जबकि कोई और इंसान उससे कहीं ज्यादा आपकी तवज्जो के मुस्तहिक है। और जानती हैं आप कि लोग आपके बारे में कैसी कैसी बातें बनाते हैं। मैं गुस्से से कांपती हुई खड़ी हो गई। उस दिन के बाद से मैं कभी वहां नहीं गई। उस साल भी शदीद गर्मी, घुटन इतनी थी कि सांस रुकता हुआ मालूम होता। मैं शेरी को देखती तो उसकी आंखें जर्द मालूम होती। उसके बालों पर हाथ फेरती तो बुखार का एहसास होता। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? यह बता रहा है खैरियत? रुस्तम बहुत बीमार है, अस्पताल में है, आपको बुलवाया है। हाय अल्लाह, मैं मेरी बच्ची अकेले क्या करेगी? तुम चली जाओ ना, आखिर बहन हो। पुरानी बातें भूल जाओ, उसे माफ कर दो। रवाना होने से पहले मैंने शेरी की दवाइयाँ, बिस्किट और जरूरी चीजें अलमारी में सामने ही रखी ताकि जरूरत पड़ने पर ज्यादा ढूंढना ना पड़े। जाते जाते मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। तुम शेरी की बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं इसका बहुत अच्छा ख्याल रखूंगी। शेरी में जल्द वापस आ जाऊंगी। समझो यूं गई और आई। जद्दा में मिला के तवक्को ज्यादा दिन रुकना पड़ा। रुस्तम को शदीद दिल का दौरा पड़ा था और उसकी तबीयत बहुत आहिस्ता आहिस्ता संभल गई थी। अम्मा का फोन आता तो महर निहायत धीमे सुरों में बात करती, बड़ी गमगीन होती। मुझे भी उस पर तरस आता। अम्मा तुम्हें पूछ रही थी, खैरियत से है? रुस्तम के लिए निहायत फिक्र लगी। बेचारी आना तो चाहती थी मगर अपनी सेहत की वजह से आ नहीं सकी। अच्छा महर सुनो थोड़ा। हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं। मैं महर से ये ना कह पाती कि अब जबकि अम्मा का फोन है तो शेरी के बारे में भी मालूम कर लेना। जिस दिन डॉक्टरों ने सुकून का सांस लिया और रुस्तम की तबीयत को खतरे से बाहर करार दिया, मैंने महर के मना करने के बावजूद अपनी वापसी की सीट बुक करवा दी। आखिर जल्दी क्या है तुम्हें जाने की? अम्मा की खैरियत तो मालूम हो ही जाती है, यहाँ से तार लेकर छुट्टी बढ़वा लो। नहीं महर अब जाना चाहती हूँ। शेरी भी तो बीमार था। ओह, अगर वो मर गया तो तुम बेवा तो नहीं हो जाओगी? बिना कुछ कहे मैंने अपना सारा सामान समेटा और सीधा एयरपोर्ट पहुंची और अपने घर रवाना हो गई। शेरी,
हालांकि 10 बज चुके थे। शेरी, 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 शेरी अपने वजूद का साया लग रहा था, सहमा हुआ, धुला हुआ। शेरी, शेरी, शेरी देखो मैं आंखें खोलूं। शेरी, 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 शेरी आंखें खोलो। शेरी, तुम्हें मैंने लहर से कहलवाया तो था कि शेरी सख्त बीमार है। ये तो तुम्हारे जाते के साथ ही बीमार पड़ गया। मैं तो बेआस थी, न जाने कैसे इतने दिन तुम्हारे इंतजार में जी लिया। अपनी तरफ से मैंने डॉक्टरों को दिखाया था। तुम समझते नहीं हो, मुझे भी इसकी बड़ी परवाह है। कैसी रौनक रहती थी इससे। मैं भागी, डॉक्टर को फोन किया। मैंने खुदा से कहा, देख अगर तूने मुझसे शेरी छीन लिया तो मैं तेरी हस्ती पर यकीन करना छोड़ दूंगी। अगर तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे लगता है तेरी इस दुनिया में मोहब्बत की उजाले के बगैर जिया जा सकता है? इतने गहरे अंधेरे तूने बनाए हैं, उजाले की एक किरण देने में तेरा क्या जाता है? तो सुनता है कि नहीं? ये जाने वाली आंखें हैं, इन्हें बेनूर ना कर। ये मोहब्बत भरा दिल है, इसे धड़कने के लिए छोड़ दे। लेकिन वो दूर आसमानों पे बैठा, न जाने किस ताने में कौन सा बाना सुनने में मसरूफ था कि उसने मेरी तड़प की आवाज ना सुनी। पता नहीं वो मुझसे क्यों खफा था कि उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। हमारी सारी कोशिशें बेकार हुई। महर, मैं बेवा हो गई। मेरा दिल एक वीराना था जिसमें तेज गमनाक आंधी की आवाजों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता था। ये एक जान का अजाब था जिसका इससे पहले मैंने कभी तजुर्बा नहीं किया था। उस वक्त ही नहीं जब मैंने उसका दिल ज़ेबा की तरफ से अपनी तरफ लगाना चाहा था। बेखाब रातें, तारीख दिन, बस एक ही ख्याल, हाय शैली ने मेरे लिए कितनी अज़ियत बर्दाश्त की, आखिर क्यों? और अब मुझे वो सब याद आता, शैली भी और वो सब, वो जो कभी मेरी राहों से गुजरे, मैं जो कभी उनकी राहों में आई। क्या आदमी इतनी बेलौस बेपाया मोहब्बत करने का अहल हो सकता है?